नमस्कार मित्रों, सीसी ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष मनु भंडारी के बहुचर्चित उपन्यास आपका बंटी के गौण पात्रों के विषय में अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इससे पूर्व के वक्तव्य में हमने बंटी, शकुन और अजय के चरित्रों पर विस्तार से बातचीत की थी। आज हम उपन्यास की अन्य गौण पात्रा फूफी के बारे में, वकील चाचा और डॉक्टर जोशी के बारे में बात करेंगे। उपन्यास में फूफी की महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वह घर की पुरानी सेविका ही क्यों ना हो। उसे घर के सदस्य के रूप में आदर और सम्मान मिलता है। शकुन के कॉलेज में व्यस्त रहने के कारण वही बंटी को खिलाती है, पिलाती है, उसका ध्यान रखती है और उसके साथ साथ घर के कामों में भी अपना पूरा सहयोग देती है। उसकी और बंटी की बातचीत और नोक-झोंक कथानक में सरसता उत्पन्न करती है। एक बार बंटी जब ड्रेसिंग टेबल पर खड़ा उन जादुई शीशियों को देख रहा था जिनका उपयोग कर उसकी मां शकुन के पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है, तब फूफी बंटी को चिढ़ाने के लिए कहती है, हम कहते हैं यही सौरभ रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम जरूर लड़की बन जाओगे। बंटी चिढ़ जाता है, मारूंगा फिर वही गंदी बात कही तो। फूफी चिढ़ाते हुए कहती है, तुम अभी भी मां की गोद में चिपक कर बैठे हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। फूफी बंटी से बहुत प्यार करती है, फिर भी बंटी के दलिया की कटोरी फेंकने पर चिढ़ जाती है और उसे तब तक नहीं उठाती जब तक कॉलेज से आकर शकुन उसे देख ना ले। अपार प्यार करने वाली फूफी बंटी की मानसिक स्थिति से पूरी तरह से अवगत है। वह अजय और शकुन, अजय और मीरा के संबंधों को भी जानती है और इन सब के लिए वह अजय को ही जिम्मेदार मानती है। अजय के सर्किट हाउस में ठहरने, वहां बंटी को बुलाकर उसके साथ घूमने फिरने को वो उचित नहीं मानती। एक बार हीरालाल चपरासी के बीमार पड़ने पर जब शकुन उससे अनुरोध करती है कि वो बंटी को सर्किट हाउस तक छोड़ आए, तो वो खुलकर विरोध करते हुए मना कर देती है। वो कहती है, कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा, मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप चाहे जो सजा दे लो बहू जी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मुझसे तो आप जानो। शायद इस प्रकार से कहकर वो ये चाहती है कि अजय और शकुन के बीच के संबंध सुधर जाएं। अगर अजय शकुन के घर आने जाने लगेगा, उनके बीच बातचीत शुरू हो जाएगी, तो संबंधों को सुधरने में भी देर नहीं लगेगी। तलाक को कानूनी रूप देने के लिए जब अजय के बुलाने पर शकुन को कोर्ट जाना पड़ता है, तो फूफी को बहुत बुरा लगता है और उसका सारा क्रोध बंटी के सामने निकल आता है। वो कहती है, हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिनमें नहीं होती, वे ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याही औरत को छोड़ दिया जाता है? फूफी एक सीमा तक परंपरावादी भी है। शकुन की बंटी के प्रति बढ़ती लापरवाही और डॉक्टर जोशी से बढ़ती निकटता उसे बिल्कुल पसंद नहीं है।
शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ घूमने जाना, बंटी की कॉपियों पर कवर ना चढ़ाना, बंटी का दुखी होकर रोते ही चले जाना उसे विचलित कर देता है और वह शकुन से कह उठती है, कैसा खुश खुश आया था बच्चा स्कूल से। बहुत दिनों बाद तो चेहरे पर ऐसी हंसी देखी थी। आने के बाद 10 बार तो कहा था कवर चढ़ा देना, पर आपको तो आजकल। फूफी चाहे परिवार की पुरानी सदस्य है, पर फिर भी अपनी मर्यादा को जानती है। शकुन को उसके दायित्वों के प्रति सचेत करते हुए भी वो अपनी मर्यादा का कहीं भी उल्लंघन नहीं करती। हरिद्वार जाने से पूर्व शकुन को वह कहती है, अब आप जो कर रहे हैं बालक बच्चा को लेकर, सो आपको शोभा देता है। बड़े आदमियों की बड़ी बात मुंह पर कौन बोलेगा और काहे बोलेगा, पर फूफी तो मुंह पर ही बोलेगी। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। साहब ने जो किया तो आपकी मिट्टी पलीत हुई, और आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मिट्टी पलीत होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता हो भीतर ही भीतर। हरिद्वार जाने से पहले शकुन उसे 100 रुपए देना चाहती है, उसकी मदद करना चाहती है, पर फूफी अस्वीकार कर देती है और उसके बदले में शकुन से एक वचन चाहती है। वह कहती है, देना ही है तो एक वचन दे दो कि हमारे बंची भैया को जैसा आपने बिसार दिया है आजकल, वैसा और मत करना। बाप के रहते ये बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते वह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी का जाना शकुन को अखरता है, उसे बुरा लगता है, पर उपन्यास में फूफी के जाने से सबसे अधिक दुखी अगर कोई है तो वो बंटी है। उसे हर क्षण हर जगह फूफी की उपस्थिति दिखाई देती है। पर इस घर से जा सकती है फूफी? उसका तुलसी का चबूतरा, तार के एक कोने पर सूखती मटमैली सी धोती और चोगे जैसा ब्लाउज, सब कुछ इस तरह समाया हुआ है इस घर में कि यहाँ से जा ही नहीं सकती। फूफी और उसका सामान, किस्से, कहानियां केवल घर के ही नहीं, बंटी के जीवन के, उसके व्यक्तित्व के अंग बन जाते हैं। फूफी द्वारा सुनाई गई कहानियां उसके अंतर मन में इतनी गहरे तक समाई रहती हैं कि वो अंत तक वहां विद्यमान रहती हैं। वह फूफी को भुला नहीं पाता। फूफी के एक बार चले जाने के उपरांत उपन्यास में कहीं पर भी उनका कोई संकेत नहीं मिलता। संभवतः हरिद्वार में ही उनका देहावसान हो गया होगा। फूफी की अनुभवी आंखें बंटी के भविष्य को शायद पहले ही आंक गई थी। शकुन की भरसक चेष्टा के उपरांत भी बंटी नए घर, नए पिता, नए भाई बहनों को अपनाने में असमर्थ रहता है। उत्तरोत्तर असहयोगी, आक्रामक, जिद्दी बनने लगता है और एक दिन सच में मां के होते हुए भी बिना मां का हो जाता है। कलकत्ता आने पर वहां के नए परिवेश में वह पिता अजय के अतिरिक्त बाकी सभी सदस्यों के बीच अपने आप को अनजाना समझता है। अपनी नई मां मीरा, भाई चीनू के साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा पाता। धीरे धीरे वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड बनने लगता है। फूफी के चरित्र चित्रण के लिए लेखिका ने बंटी और उसके संवादों तथा उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को अवलंब के रूप में लिया है। फूफी निरक्षर होते हुए भी
अपनी ममता, कर्मठता, अनुभवजन्य ज्ञान और स्पष्टवादिता के कारण एक रोचक, अविस्मरणीय पात्र हैं। वे कथानक के विकास, चरित्रों के उद्घाटन और लेखकीय मंतव्य, इन तीनों के प्रकाशन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति में अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह करती हैं। आपका बंटी उपन्यास में प्रमुख और गौण, इन दोनों तरीके के पात्रों के अतिरिक्त एक तीसरी कोटि भी है जिसे हम सहायक पात्र कह सकते हैं। ये भी प्रमुख पात्रों के चरित्रों, कथा विकास और लेखकीय मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए अंकित हुए हैं। इस तरह के पात्रों में वकील चाचा, अजय की दूसरी पत्नी मीरा और डॉक्टर जोशी को लिया जा सकता है। इनकी सृष्टि मुख्य पात्रों के गुण और अवगुणों को उद्घाटित करने के लिए, कथा को दिशा निर्देश देने के लिए तथा समय आने पर कथा को विभिन्न दिशा में ले जाने के लिए पात्र और समाज के मध्य मध्यस्थ की भूमिका के रूप में की गई है। वकील चाचा अजय और शकुन दोनों से परिचित हैं, दोनों के शुभचिंतक भी हैं। अजय जब स्वयं बंटी से मिलने नहीं आ पाता तो वे उसके स्थान पर आते हैं, बंटी के लिए खिलौने लेकर आते हैं, शकुन से मिलते हैं और उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं कि अजय और शकुन दोनों अपने अपने अहंकार को छोड़कर दोबारा से एक सामान्य, सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगे। इसके लिए वे यथासंभव चेष्टा भी करते हैं, किंतु अंत में आके वो समझ जाते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं है। वो कहते हैं, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। उन्होंने यथासंभव समय समय पर शकुन को समझाने का भी प्रयास किया है। दो जने साथ रहते हैं तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है शकुन, अपने को कुछ तो मानना ही पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो फिर अच्छा है कि तुम लोग अलग हो जाओ। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को खत्म कर दो। यद्यपि अत्यंत संवेदनशील होने के कारण उन्हें शकुन और अजय के बीच में होने वाला तलाक दुखी करता है, तथापि वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से अजय मीरा के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगा है, उसी प्रकार से शकुन भी डॉक्टर जोशी के साथ पुनः विवाह कर ले और अपना जीवन सुधारे। उनकी युक्ति है, अगर अजय अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम में क्या नहीं है? परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें जितना तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। उन्हें आशा थी कि बंटी के प्रति अपने प्रेम के कारण अजय शकुन से पुनः मिलने लगेगा, उसके साथ जीवन जीने लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अजय और मीरा की निकटता, अजय द्वारा शकुन को भेजे जाने वाले तलाक के कागजों पर शकुन से हस्ताक्षर करवा शीघ्र कचहरी से तारीख लेने का काम करते समय वे भीतर ही भीतर टूट जाते हैं। वकील चाचा को भी बंटी का शकुन से हर समय चिपक कर रहना, छिप छिप कर उनकी बातें सुनना, अपनी उम्र के बच्चों के साथ अधिक मिलना जुलना ना करना अच्छा नहीं लगता और वे
शकुन से उसे हॉस्टल भेजने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही ना खत्म कर दो। तुम्हारा ये अतिरिक्त स्नेह उसे बौना ही ना छोड़ दे। वे शकुन के चेहरे पर अपनी बात की प्रतिकूल प्रतिक्रिया उभरती देखकर उसे आश्वस्त करना चाहते हैं कि वे शकुन और बंटी के हितैषी ही हैं। उनके सुझाव में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं, जरा आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी जिंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी जिंदगी में। और इस स्थिति में दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं। तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, और या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह अब तुम्हें ही भूलकर अपनी जिंदगी जीने की बात सोच रहा है। वकील चाचा की भूमिका शकुन के तलाक के उपरांत एक प्रकार से समाप्त हो जाती है, किंतु लेखिका ने अंतिम बार उन्हें अजय के घर में बंटी से मिलवाया है तथा मीरा के माध्यम से बंटी का कहीं दाखिला ना होने तथा उसे कलकत्ता लाने की अजय की हट का संकेत भी दिया है। उनके और शकुन के पारस्परिक संलापों से वकील चाचा का चरित्र स्वयमेव पाठकों के समक्ष खुलता जाता है। उपन्यास के एक प्रमुख पात्र डॉक्टर जोशी हैं। कर्मठ निष्ठ डॉक्टर जोशी के रूप में शकुन के परिवार में उनका प्रवेश होता है। शकुन के निर्लिप्त जड़ व्यवहार के कारण वे उसके प्रति अपने आकर्षण, अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जिसका समाचार उन्होंने संकेत रूप में शकुन को पहले ही दे दिया। अपने विषय में वो शकुन से कुछ नहीं छुपाते, ना अपनी पूर्व पत्नी के विषय में, ना अपने बच्चों के विषय में, और इस प्रकार से वे अपनी भावनाओं को संकेत रूप में शकुन से साझा कर देते हैं। यदा कदा शकुन के घर आते जाते रहते हैं, चाय पीते हैं। उन्हें अजय और शकुन का अलग रहना भी पता है और वो जानते हैं कि अजय मीरा के साथ अपने भविष्य के सपने देख रहा है, किंतु शकुन की कोई प्रतिक्रिया ना देख वो अपने और शकुन के संबंध में बहुत अधिक विस्तार से उससे बातचीत भी नहीं कर पाते। लेखिका ने लिखा है, बड़े नामालूम से ढंग से सब शुरू हुआ था और वैसे ही खत्म भी हो गया। बस एक हल्का सा अक्स उसके मन पर कहीं रह गया था। आज अनजाने ही वकील चाचा उस पर से समय की धूल पोंछ गए। वकील चाचा के समझाने पर शकुन डॉक्टर जोशी और अपने विषय में सोचने के लिए बाध्य हो जाती है। उसके और डॉक्टर जोशी के संबंधों में उत्तरोत्तर आती प्रगाढ़ता बंटी को उपेक्षित और खिन्न करने लगती है। शकुन का डॉक्टर जोशी की दी हुई साड़ी पहनना, उनके और उनके बच्चों के साथ कंपनी बाग में घूमने जाना बंटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह उनके बच्चों से बिल्कुल भी हिलना मिलना नहीं चाहता। डॉक्टर जोशी बंटी की उक्त प्रतिक्रिया की समीक्षा करते हुए शकुन से कहते हैं, इट सीम्स ही हस्बैंड्स यू टू मच। डॉक्टर जोशी अपने बच्चों के प्रति अत्यंत स्नेहमयी है। पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपनी चाची को उन्होंने उनकी देखभाल के लिए बुला लिया था, पर
शकुन से विवाह करने से पूर्व वे उन्हें वापस भेज देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि शकुन और उनके बीच में कोई तीसरा आकर रहे, जिससे उनके परिवार में कुछ भी उलझन पैदा हो। शकुन के रूप में एक पत्नी और अपने बच्चों के लिए मां को वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए शकुन की हर छोटी बड़ी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, उसकी पसंद का फर्नीचर बनवाते हैं, घर को सज्जित करते हैं और उसे लेकर बाहर घूमने भी जाते हैं। यथासंभव वे ये भी कोशिश करते हैं कि बंटी उनके परिवार का एक हिस्सा बनकर उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घुल मिल जाए। अमी के खिलौने छीनते समय या अमी और जोत से बहस करते समय जब बंटी उनसे लड़ने और भिड़ने लगता है और शकुन उसे मारने के लिए खड़ी होती है, तो वो दृढ़ता पूर्वक शकुन को रोक देते हैं। वे कहते हैं कि बंटी को लड़कों की तरह उद्यमी ना बनने देने के पीछे शकुन का बहुत बड़ा हाथ है। वे उसे समझाते हैं, तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह से लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। डॉक्टर जोशी बहुत परिपक्व हैं, ईमानदार हैं, अपने रिश्तों को बखूबी निभाना चाहते हैं। लेखिका ने डॉक्टर जोशी का चरित्र साभिप्राय नियोजित किया है। वकील चाचा द्वारा पुनर्विवाह करने की सम्मति शकुन में डॉक्टर जोशी के बात का स्मरण कराती है, जो पेशे से डॉक्टर हैं और एक बार बंटी के बीमार होने पर उनके घर उसका इलाज करने के लिए आते हैं। डॉक्टर जोशी के चरित्र में हमें एक ठहराव, एक स्थिरता दिखाई देती है। वे अपनी बात को पूरी गंभीरता और दृढ़ता के साथ कहते हैं। शकुन के उनकी पहली पत्नी के बारे में पूछने पर वो सकपकाते नहीं, ना ही कोई झूठ बोलते हैं, अपितु स्पष्ट रूप में उसे बताते हैं। प्रमिला के साथ का जीवन वह जैसा भी था, अच्छा या बुरा, मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता, चाहूं तो भी खोल नहीं सकता। डॉक्टर जोशी की यही सुलझी हुई दृष्टि शकुन को आश्वस्त कर देती है। उसके और डॉक्टर जोशी के संबंधों को लेकर शहर में उठने वाली अफवाह शकुन को परेशान करती है और शकुन नौकरी छोड़ने का निर्णय करती है। उसके निर्णय से अवगत होने पर डॉक्टर जोशी उससे कहते हैं, तुम नौकरी करो या छोड़ो, ये बिल्कुल तुम्हारी अपनी इच्छा पर है, पर छोड़ो तो इसका कारण यह नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें लोग आसानी से पचा नहीं पाते, पर इस तरह कमजोर होने से कहीं काम चलता है? चल सकता है। और सच पूछो तो आपत्ति बाहर से नहीं होती है, कहीं मन के भीतर ही होती है। इसी प्रकार बंटी को डॉक्टर जोशी से अपने संबंधों को बर्दाश्त न कर पाने पर परेशान शकुन को देखकर वे उसे समझाते हुए कहते हैं, देखो शकुन, बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। तुम्हारे साथ रहते रहते वे बहुत पॉजेसिव हो गया है, वह किसी और को तुम्हारे साथ देख नहीं सकता। अधिकांशतः नर्म, सहनशील, विवेकी, गंभीर डॉक्टर जोशी भी बंटी की निरंतर बढ़ती हुई जिद से परेशान हो जाते हैं और उसे डांटते हुए, समझाते हुए कहते हैं, बंटी तुमने फिर वही किया, ठीक है,
तुम्हारी मेज हम कल ही वापस भिजवा देंगे। तुम जमीन पर ही काम करोगे, समझे? और आगे से इस तरह की जिद करोगे बेटा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करने की नहीं जा सकते, समझे? ऐसे कैसे चलेगा? वे अजय को लेने के लिए स्टेशन जरूर जाते हैं, उसे घर आने का आग्रह भी करते हैं, पर इन सब के बीच उनका व्यवहार पूरी तरह से संयमित रहता है। अजय जब उनके घर आता है तो वो अजय और शकुन को एकांत देकर एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। उन्हें पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वो बंटी के विषय में, उसको कलकत्ता भेजने में, ना भेजने में, निर्णय लेने में आपस में विचार विमर्श कर सकें। वे अपने बच्चों के साथ अजय और बंटी को छोड़ने के लिए स्टेशन भी जाते हैं। वे संवेदनशील हैं, उन्हें पता है कि चाहे शकुन बंटी को भेजने के लिए कठोर बनी हुई है, पर अंधेरे अंदर वह बहुत परेशान है। डॉक्टर जोशी का चरित्र शकुन के चरित्र को उभारता है। टीटू, उसका परिवार, मीरा आदि पात्र भी उपन्यास में अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए नियोजित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वातावरण निर्मित का काम किया गया है। लेखिका ने सभी पात्रों को घटनाओं के प्रवाह में स्वयं विकसित होने के लिए छोड़ दिया है। अपने अगले वक्तव्य में हम आपका बंटी उपन्यास के संवादों, भाषा और शैली पर विचार रखेंगे। धन्यवाद।